नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 9 मेघ आए के बारे में पढ़ेंगे। मेघ आए एक कविता है और जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो पहले इनका हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो आधुनिक हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका जन्म जो था, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और इनका जो देहांत है, इनका निधन जो है वो सन 1983 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचनाएं इन्होंने कविता के साथ साथ, मतलब पद्य के साथ साथ, इन्होंने गद्य क्षेत्र में भी लेख लिखे हैं। तो इनकी जो काव्य कृतियां, जो इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। काठ की घंटियां, एक सूनी नाव, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग इत्यादि जो हैं इनकी मुख्य प्रसिद्ध जो है काव्य कृतियां हैं। और ये संपादक के रूप में भी इनकी पहचान है। इन्होंने दिनमान और बाल पत्रिका पराग जो है उसमें इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी और इसी में से जो इन्होंने संपादक के रूप में जो इन्होंने काम किया था, को दिनमान जो पत्रिका है उसमें इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं पद्य, इसका पद्य का जो है प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहला पद्यांश हम पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो बच्चों, इसमें इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और उन्होंने यहाँ पर मेघों की तुलना, मेघ मतलब बादल, जो बादल हैं उनकी तुलना जो है वो एक शहरी मेहमान से की है, जो शहर में रहने वाला मेहमान है उससे की हुई है। तो बच्चों, पहले हम इसके थोड़े से कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। बन ठन के हो गए सच संवर कर, बेयार, बेयार मतलब हवा, पाहुन मतलब मेहमान, मेघ मतलब बादल। तो बच्चों, प्रसंग आपने कुछ इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता मेघ आए से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। फिर उसके बाद आपने इसमें संदर्भ लिखना है कि इस कविता में कवि ने मेघ के आने की तुलना जो है गांव में आने वाले शहरी मेहमान से की है। कि कवि जो है वो इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेहमान के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार से मेघों के आने पर धरती की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। यहाँ पे फिर से बता दूं, मेघों की तुलना अर्थात बादलों की तुलना जो है वो यहाँ पर कवि ने शहरी मेहमान से की है और ये बताया है कि जिस प्रकार में मेहमान के आने पर जो गांव का वातावरण खुशी से भर उठता है, उसी प्रकार से मेघों के आने पर भी धरती की जो प्रसन्नता का वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो व्याख्या देखते हैं, कवि जो है वो क्या कह रहे हैं इसमें। कवि कह रहे हैं कि आज बादल बड़े बन संवर कर आ गए हैं, आकाश में चारों ओर बादल छा गए हैं। अर्थात जो बादल हैं वो बहुत दिनों के बाद, काफी टाइम के बाद, बहुत समय के बाद जो है आकाश में बादल छा गए हैं और बादल आज गांव में आने वाले शहरी मेहमान की तरह सज संवर कर आए हैं। वर्षा के आगमन की प्रसन्नता में हवा चलने लगी है, मेहमान के आने की खबर सारे गांव में फैल गई है। लोग बादलों को देखने के लिए उसी प्रकार अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं जिस प्रकार गांव के लोग शहर के मेहमान की झलक देखने के लिए उतावले होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि बहुत दिनों के बाद जो है बादल जो है वो आकाश पर छा गए हैं और जो वो बादल जो आकाश पर छाए हैं वो ऐसे सज संवर कर आए हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद आए हैं। बादल, काफी समय से गांव में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण अब बहुत समय के बाद जब बादल वहां पर आसमान में आ गए हैं तो वो बहुत ही सज संवर कर
आए हैं। और वर्षा के मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वर्षा आने वाली है। वर्षा के आने की जो प्रसन्नता है उससे हवा भी चलने लगी है, हवा भी चल रही है, बादल भी छा गए आसमान में और मेहमान के आने की खबर सारे गांव में फैल गई है। कहने का मतलब ये है कि बारिश आने वाली है अब, और इस बात की खबर पूरे गांव को लग गई है। और लोग बादलों को देख रहे हैं, लोग बादलों को उसी प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से जब कोई मेहमान, कोई शहरी मेहमान गांव में आता है, उसे देखने के लिए लोग ताक झांक करते हैं, अपनी खिड़कियां खोलकर देखने लगते हैं। उसी प्रकार से जो बादल आसमान में छाए हैं, तो लोग जो है अपनी अपनी घरों की खिड़कियां खोलकर उन बादलों को देखने के लिए उत्सुक हैं। तो फिर आपने भाव में लिखना है कि कवि ने यहाँ मेघों और शहरी मेहमान की तुलना करके बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। तो आपने इसमें यही बताया गया है कि कवि ने मेघों की तुलना जो है वो शहरी मेहमान के साथ की है। तो इसका दूसरा पद्यांश देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। उचकाए, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उचकाए, उचकाए मतलब उठाकर। बांकी चितवन, बांकी चितवन मतलब तिरछी दृष्टि, टेढ़ी नजर। ठिठकी मतलब ठहर कर। मेघ मतलब बादल। तो यहाँ पे प्रसंग आपने जैसे पहले पद्यांश में लिखा था उसी प्रकार से आपने इसमें भी लिखना है। तो इसमें कवि ने जो है प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने मेघों का गांव में आने वाले मेहमान के रूप में माना है, और प्रकृति में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उसके सौंदर्य को इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, व्याख्या इस प्रकार से है इसकी कि कवि जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कवि कि मेघ गांव में आने वाले मेहमान की भांति बन संवर कर आए हैं। कि जिस प्रकार से जब कोई मेहमान जो है वो बन ठनकर बन संवर कर गाँव में आता है, तो बादल भी उसी प्रकार से बन ठनकर संवर कर गाँव में आ गए हैं, जिसके कारण मेघों के आने के कारण ही बहुत तेज जो आंधी है, तूफान जो है वो चलने लगा है, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी हैं, और जो धूल है शर्माकर अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी हुई है। मतलब मेहमान के आने से जिस प्रकार से एक मतलब मेहमान के आने से जिस प्रकार के एक औरत शर्मा जाती है, उसी प्रकार से धूल जो है वो शर्माकर अपना घाघरा उठाकर वहां से जा रही है। और नदी अपने प्रवाह को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई। और नदी का जो प्रवाह है, जो नदी बह रही है, वो एकदम से रुक कर ठिठक कर खड़ी हो गई, ठहर गई है। जो नदी है उसका प्रभाव भी एकदम ठहर गया है। और नदी जो है अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है। नदी ने क्या है, अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है, और वह तिरछी नजर से सजे संवरे मेघों को मतलब बादलों को देख रही है। मेघ आज अतिथि की तरह सज संवर कर धरती पर प्रेम बरसाने के लिए आ गए हैं। यहाँ कवि ने क्या वर्णन किया है कि जब गांव में कोई शहरी मेहमान आता है, तो गांव के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक वैसे ही परिवर्तन प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं। जैसे शहरी व्यक्ति के आने पर गांव के लोग गर्दन उठा कर उसे देखते हैं। गांव की स्त्रियां जो है वो शर्मा कर भाग जाती हैं, वे मुख पर घूंघट सरका कर तिरछी नजर से उसे देखती हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण में भी धूल शर्मा जाती है। नदी घूंघट निकाल कर मेघ रूपी पाहुन को देखती है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से शहरी मेहमान जो है जब गांव में आता है, तो जो लोग जो हैं वो गर्दन उठा कर उसे देखने लगते हैं। उसी प्रकार से पेड़ जो हैं वो उठ कर अपनी गर्दन को उठा कर मेघों को देख रहे हैं। और जिस प्रकार से स्त्रियां जो होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो शर्मा कर घूंघट ओढ़ लेती हैं और घूंघट ओढ़कर तिरछी नजर से मेहमान को देखती हैं। उसी प्रकार से जो नदी है वो ठहर गई है और उसने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है और तिरछी नजर से वह बादलों को देख रही है। और जो धूल है वह शर्मा कर वहां से भाग रही है। तो इसी प्रकार नदी जो घूंघट निकालकर मेघ रूपी पाहुन को जो है वो देख रही है। ठीक है। तो इसमें भाव में आपने लिखना है कि तेज हवा के चलने से पेड़ झुक रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि बादलों का स्वागत वह कर रहे हैं। पेड़ जो है यहाँ पर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। तो तीसरा पद्यांश देखते हैं इसका। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद
सुधी लीही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया, पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जुहार, जुहार मतलब आदर के साथ झुककर किया गया नमस्कार। बरस मतलब वर्ष, साल। सुधी मतलब याद, लीही मतलब ली। अकुलाई मतलब व्याकुल होना। ओट मतलब आड़, किसी चीज की आड़ लेना। किवार, किवार मतलब दरवाजा। हर्षाया, हर्षाया मतलब खुशी से भरा। ताल, ताल मतलब तालाब। मेघ मतलब बादल। तो इसमें आपने प्रसंग पहले की तरह ही लिखना है और संदर्भ में आपने लिखना है कि इसमें कवि ने मेघों के आने पर धरती पर उभरे प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा मनमोहक वर्णन किया है। कि इसमें मेघ के आने पर, बादलों के आने पर जो जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि जो है व्याख्या में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेहमान के घर आने पर गांव में बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती भी उसका स्वागत कर रही है। मेघ मेहमान की भांति बन संवर कर आगे हैं। बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ को झुककर नमस्कार किया। विरह के कारण व्याकुल लता ने किवाड़ की आड़ में छिपकर मेघ रूपी पाहुन को उलाहना दिया। कि एक बरस के बाद, कि वो कहती है कि तुम बहुत दिनों के बाद, मतलब एक बरस के बाद तुम्हें हमारी याद आई है। एक बरस के बाद तुम बड़े ही बन कर आगे हो, मतलब तुम इतने वर्ष कहाँ रहे, इतने साल तुम कहाँ रहे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि धरती पर मेघों का स्वागत उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार गांव में पाहुन का स्वागत होता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि धरती पर मेघों का स्वागत धरती पर उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार गांव पर मेहमान के आने का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो हर्ष से भरा तालाब जो है वो खुशी से भरकर मेघों का स्वागत कर रहा है और धरती जो है वो भी मेघों का स्वागत, बादलों का स्वागत कर रही है जिस प्रकार से गांव में मेहमान का स्वागत होता है और गांव के लोग उसे नमस्कार करते हैं। नायिका उसे देर से आने का उपलाम देती है। मतलब यहाँ पे जो लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे उसे इस बात का उसको कहते हैं, इस बात को लेकर उससे शिकायत करते हैं कि हे बादल, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, एक साल के बाद तुम्हें हमारी याद आ रही है। क्योंकि बादल जो है बहुत समय से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, जिस कारण बादल बहुत समय के बाद आए हैं और वहां पर उसका स्वागत बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। गांव में परिवार का कोई सदस्य उसके चरण धोने के लिए परात में पानी लाता है। ठीक उसी प्रकार की क्रियाएं मेघों के आने पर हुई हैं। जिस प्रकार मेहमान के आने पर घर में उसका स्वागत किया जाता है, उसके पांव धोए जाते हैं, पानी लाया जाता है, उसी प्रकार से मेघों का स्वागत यहाँ पर गाँव में किया जा रहा है। तो बच्चों आइए इसका चौथा पद्यांश पढ़ते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब बरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह स्थान, उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। गहराई बादल छागे, दामिनी बिजली, दमकी मतलब चमकी, भरम मतलब बुलावा या भ्रम, अश्रु मतलब आंसू, ढर के मतलब गिरे। तो आपने प्रसंग वैसे ही लिखना है, पिछली पंक्तियों की तरह ही प्रसंग लिखना है आपने। तो संदर्भ में आपने लिखना है कि इसमें कवि ने मेघों के आने पर धरती पर उत्पन्न जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि व्याख्या देखते हैं। कवि इसमें कह रहे हैं कि अब मेघ जो है क्षितिज रूप अटारी पर पहुंच गए हैं। जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार अब मेघ क्षितिज पर फैल गए हैं। मेघों के आ जाने पर बिजली चमक उठी है, अर्थात मेहमान को देखकर नायिका का तन मन आभा से भर उठा है। धरती मानो मेघों से कह रही है कि क्षमा कर दो, अभी तक हम समझ रहे थे कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब ये भ्रम टूट गया है। मेघों और धरती के बीच की रुकावट समाप्त हो गई है। मेघ झरझर कर बरसने लगे, धरती और मेघों का मिलन हो गया। आज मेघ भी अतिथि की भांति बन संवर कर आकाश में छा गए हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि
अब जो है मेघ जो है, जिस प्रकार मेहमान जो है अब घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से अब मेघ जो है वो बरसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और धरती मेघों को देखकर कह रही है कि हे बादल, हमें क्षमा करो, हमें माफ करो, हमें ऐसा लग रहा था कि तुम इस बार भी आकर ऐसे गरज गरज कर यहाँ से चले जाओगे, लेकिन अब बिजली भी चमकने लगी है और अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बरस कर ही जाओगे। और मेघ जो है वो एकदम से झरझर झर कर बरसने लगते हैं, अर्थात बारिश जो है होने लगती है। और जो मेघों और धरती के बीच की रुकावट होती है वह समाप्त हो जाती है। मतलब जो मेघ हैं, बादल जो है वो बारिश के रूप में धरती पर गिर गए हैं, जिससे उनका धरती और मेघों का जो है वो मिलन हो जाता है और मेघ झरझर कर बरसने लगते हैं और धरती और मेघों का मिलन हो गया। और आज मेघ जो है एक अतिथि, एक मेहमान के समान ही बन संवर कर आकाश में छा गए हैं। तो इस प्रकार से आपने इसमें संदर्भ में बताना है कि अंत में आप जो मेघ हैं झरझर कर धरती पर बरसने लगे हैं। और इसका संदर्भ इसका भाव बताना है आपने कि मेघ जो है अब झरझर कर धरती पर बरसने लगे हैं और धरती और मेघ का मिलन हो गया है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये मेघाय पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।